अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। क्लास 7 आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट। ठीक है, आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट क्लास 7 एसएसटी। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और कंटेंट देखते हैं, आपको सिलेबस बता देते हैं। तो कंटेंट ओपन करिए। हमने पिछली बार आपको बताया था कि हिस्ट्री में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो चैप्टर आएंगे वो कौन कौन से हैं, चैप्टर 3, 4 एंड 5। और हमने पिछली बार इससे बता दिया था कि आपका जो एसएसटी का सिलेबस है उसमें हमने पीए फर्स्ट का सिलेबस भी बता दिया था कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये भी आएगा, मगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 नहीं आएगा। मतलब जो पीए फर्स्ट में आपके आया है वो चैप्टर नहीं आएंगे। अब सिर्फ क्या आएगा आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। यही 3 चैप्टर हाफ ईयरली हिस्ट्री में आपको यही पढ़ने हैं। हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, जो मैंने हाफ ईयरली का ही टिक लगा रखा है 3, 4 एंड 5, ये दोनों आपको नहीं करने हैं। पीए फर्स्ट में आप इसका ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, तो ये आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर कट कर रखा है, आप भी इसे कट कर दिए। सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 आएगा हिस्ट्री के अंदर। और सिविक्स के अंदर बात करें तो ऐसे ही सिविक्स के अंदर जो आप पीए फर्स्ट का सिलेबस है चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये नहीं करना है आपको। क्या पढ़ना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, ये 3 चैप्टर आपके ज्योग्राफी में आएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। और फिर आप सिविक्स का भी देख लेते हैं। तो सिविक्स में हमने बताया थे आपको कि पीए फर्स्ट का ये है 21, 22, तो ये दोनों नहीं आएगा आपका। मतलब जितना भी आपका पीए फर्स्ट का सिलेबस है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे सिविक्स, वो नहीं आएगा। जो हमने नेक्स्ट लगाया है टिक वो आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जिस सिविक्स में आपका चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 24। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 23 यानी रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ और चैप्टर नंबर 24 गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, ये हमारे 2 चैप्टर सिविक्स में आएंगे। फिर से बताता हूँ आपको, हिस्ट्री में 3 चैप्टर, चैप्टर 3, 4 एंड 5 ये आएंगे, ये नहीं आएंगे। फिर ज्योग्राफी में 3 चैप्टर, चैप्टर 13, 14 एंड 15 ये आएंगे, 11 और 12 नहीं आएंगे। फिर सिविक्स पे आते हैं। सिविक्स में चैप्टर नंबर 21, चैप्टर 22 नहीं आएंगे, और आएगा क्या हमारा चैप्टर नंबर 23 एंड 24। बस यही हमारे 8 चैप्टर हैं, 2 इसमें 23, 24, 2 इसमें, 3 इसमें 13, 14, 15 और 3 इसमें 3, 4, 5। तो ये 3 + 3 6 + 2 8 चैप्टर्स आपके टोटल हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, चैप्टर नंबर 23, यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 है वैसे तो ये, मगर अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 23। ठीक है, सिविक्स में हम एक ये दोनों तो हम हाफ ईयरली उसमें करा था हमने पीए में, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, पेज नंबर 152 ओपन कर लिए। पेज नंबर 152 ओपन कर लिए। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी पढ़ा, गवर्नमेंट क्या होती है ये पढ़ा। आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे बनाते हैं गवर्नमेंट, कैसे इलेक्शन होते हैं, कितने साल के हो जाएंगे तब हम उसमें वोट देख सकेंगे, या कितनी उम्र कम से कम चाहिए कि हमें वोट देने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी कि पार्टीज़ कितनी तरह की होती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये वो सब चीज़ें हमने गवर्नमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, 6th क्लास में ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, हेल्थ के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स रीड। सबसे पहले हमें यहाँ पर टॉप पर क्या लिखना होगा, पार्ट लिखना होगा। तो हमारा ये पार्ट कौन सा है, ये हमारा पार्ट 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पार्ट 3 लिख लिए। यहाँ पर पार्ट 3 मेंशन कर दिए, तो यहाँ पर लिख दिए पार्ट 3। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डेट लिखनी है। डेट किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स रीड। हेल्थ, हेल्थ डज नॉट जस्ट मीन, यहाँ पर देखिए हेल्थ डज नॉट जस्ट मीन मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब ये नहीं कि खाली बीमारियों का गायब होना बॉडी से। अगर बीमारी नहीं है तो इंसान हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। हेल्दी का हम उस आदमी को नहीं कह सकते, ये देखकर नहीं कह सकते कि अरे इसके अंदर तो कोई बीमारी नहीं है यानी ये इंसान हेल्दी है, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो हेल्थ होती क्या है, तो हेल्थ किसे कहते हैं, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब ये एक ऐसी स्टेट होती है, इंसान के बॉडी की एक ऐसी स्टेट
मतलब इंसान हो कोई भी हो, अगर हम कह रहे हैं वो हेल्दी है तो हम ये कैसे कहेंगे? हम जब कहेंगे जब वो पूरी तरह से फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो या सोशली वेलबींग हो। ठीक है, मतलब अगर हम देखें फिज़िकली ठीक हो, हाथ पैर और उसकी आँखें नाक मुंह, मतलब कुछ भी कमी ना हो, तो वो फिज़िकली फ़िट है, फिज़िकली वेलबींग है। अगर हम कहें मेंटली, हो सकता है एक आदमी देखने में ठीक ठाक हो, मेंटली हो सकता है उसके दिमाग कम हो सकता है, बहुत सारी ऐसी मेंटली प्रॉब्लम होती हैं, अंदरूनी कोई बीमारी हो उसे, तो फिर वो मेंटली कमज़ोर हो गया। अगर सोशली कहें तो सोशली वेलबींग कुछ नहीं हो सकता है अगर हम सोशली देखें तो कुछ लोग हो सकते हैं सोशली ख़राब हों, मतलब सोशली वेलबींग ना हो। तो अगर एक इंसान को हम हेल्दी कह रहे हैं तो अगर जब हम उसे हेल्दी कहेंगे जब वो कम्प्लीटली पूरी तरह से फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो, सोशली फ़िट हो। In other words, health means our ability to remain free of illness and injuries। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें हेल्थ का मतलब क्या है, तो हेल्थ का मतलब ये है हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता, हमारी काबिलियत कि हम इलनेस से, कमज़ोरी से और बीमारियों से, इंजरीज से कितनी फ्री रह रहे हैं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कोई आदमी बीमार रहता है तो इसका मतलब वो सच में कमज़ोर होगा तभी उस पर बीमारी लग रही है। अगर एक आदमी फ़िट है, हेल्दी है, तो उसे बीमारी होती नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं आप कितनी दूर तक बीमारी से, मतलब कितनी देर तक, कितने समय तक आप बीमारी से दूर हैं, इंजरी से दूर हैं, तो जब तक आप हेल्दी हैं। और अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो आप उस टाइम हेल्दी नहीं रहेंगे, आप उस टाइम इल रहेंगे। ठीक है, आप उस टाइम सिक रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो आप उस टाइम हम हेल्दी थोड़ी नहीं कह सकते आपको। उस टाइम तो आपके अंदर कोई डिजीज़ है, तो आप कैसे हेल्दी कहेंगे आपको। फिर आया इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी वी ईट हेल्दी फूड, डू एक्सरसाइजेज, मेंटेन हाइजीन एंड ट्राई टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। ये कह रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी रहने के लिए वी ईट हेल्दी फूड, हम हेल्दी फूड खाते हैं, डू एक्सरसाइज करते हैं, मेंटेन हाइजीन एंड ट्राई टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, और हम हाइजीन मेंटेन करते हैं, मतलब अपने चारों तरफ सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, गंदगी कम रखते हैं, एंड ट्राई टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, और अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपने चारों तरफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, और अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। बट स्टिल वी सम टाइम फॉल सिक, मगर कह रहे हैं मगर तब भी हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये कह रहे हैं हम हो सकता है चलो हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम लोग सफाई सुथराई का ख्याल कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपने आप को भी साफ रख रहे हैं, मगर कभी कभी हम तब भी हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हम बीमार होते हैं, क्यों? It is because there are many factors that play an important role in keeping us healthy such as clean drinking water। ये कह रहे हैं ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को हमें हेल्दी रखने के लिए। जैसे सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि साफ़ पानी पीने का पानी जो है साफ़ होना चाहिए, वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। लिविंग इन हेल्दी सराउंडिंग में अगर हम रह रहे हैं तो हम बेहतर रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो हमारे घर का पानी निकलता है नालियों के ज़रिए, वो नालियाँ सही होनी चाहिए, जमी नहीं होनी चाहिए। पता चले वहाँ पर कूड़ा फंस रहा है, फिर उसके अंदर कूड़ा फंसेगा तो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे, फिर बीमारियाँ होंगी, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड, और जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशंस होने चाहिए, वो कंप्लीट न्यूट्रियस फूड होना चाहिए, एंड सो ऑन। अभी कह रहे हैं आपको लगता है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, हम अपने आप को रोज़ क्लीन कर रहे हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं, अपना घर साफ़ रख रहे हैं, अपने जूते कपड़े सब कुछ साफ़ रख रहे हैं, उसके बाद भी हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं। तो हम इसलिए बीमार होते हैं, हो सकता है हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हो अपने आप को साफ़ करने के लिए वही पानी गंदा हो, ठीक है, हो सकता है हम जो सांस ले रहे हो एयर वो गंदी हो, एयर में पोल्यूशन हो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हमारी नालियाँ गंदी हो, नालियों में कूड़ा जम रहा हो, फिर कीड़े पैदा हो रहे हो, मच्छर पैदा हो रहे हो, उससे बीमारी हो रही हो, तो इससे क्या होता है, हम बीमार होते हैं। इवन a dull and boring surrounding can make a person unhealthy as one does not get a when to release his or her stress, mental tension और work pressure and fall sick। और क्या करें,
यहाँ तक कि अगर आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग जो है वो डल है, बेकार है, बोरिंग सराउंडिंग है, मतलब सराउंडिंग अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, देखने में आप जहाँ रह रहे हैं वो अच्छी जगह नहीं है, आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, डल, हर तरफ डल दिख रहा है, आपको लग रहा है कि बेकार है, कहाँ पर हम रह रहे हैं, कैसी जगह है, कोई ढंग की चीज़ नहीं है, इधर उधर देखो तो गंदगी, इधर उधर देखो कोई पेड़ नहीं, बस ग्राउंड ही ग्राउंड। हो सकता है ना इंसान को पसंद नहीं हो कुछ चीज़ें, तो इस तरह की सराउंडिंग जो इंसान को पसंद ना हो, वो उसे बोर करती हो, तो उस इंसान को अनहेल्दी कर देती है। कैसे? एंड डज़ नॉट गेट अ व्हेन टू रिलीज़ हिज और हर स्ट्रेस, और वो आदमी अपने स्ट्रेस को, जो उसके अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है, उसे रिलीज़ नहीं कर पाएगा। कोई भी आदमी या औरत हो, अगर उसके चारों तरफ अगर वो बोर हो रहा है, तो वो स्ट्रेस में अगर पहले से, और तुम ऐसी जगह बैठा दो जाके उसे कि वो बोर और होने लगे, तो क्या होगा? और स्ट्रेस होगा उसे। तो हम क्या करते हैं, जब कोई इंसान बोर हो रहा होता है तो या उसे कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे कोई कॉमेडी की मूवी दिखाते हैं, या उसे जोक सुनाते हैं, या हंसाते हैं, या ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर माहौल अच्छा हो, लोग बाग हंस रहे हों, खुश हों, ठीक है, और थोड़ा व्यू अच्छा हो, देखने में पार्क एरिया हो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगे हों, खूबसूरत बगीचा हो, तो इंसान उसे देखकर खुश हो जाता है और उसकी टेंशन गायब हो जाती है। और अगर तुम उसी इंसान को क्या करो, ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर और ज़्यादा टेंशन हो, सब एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हों, ठीक है, इधर उधर गंदगी हो, तो उसका और मूड ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी जगह सराउंडिंग से भी क्या होता है, मेंटल टेंशन नहीं हो जाती है, वर्क प्रेशर जो होता है, या और उससे क्या होता है, वो बीमार हो जाता है, और फॉल सिक, उससे और कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहे हैं अनहाइजेनिक कंडीशन। ये अनहाइजेनिक कंडीशन है, इधर उधर पूरी तरफ गाय हैं, इधर उधर घूम रही हैं, और यहाँ पर ये बच्चा पानी पी रहा है, तो ये पानी साफ़ थोड़ी नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से आ रहा है पानी ऐसे। फिर यहाँ पर हाइजेनिक कंडीशन है, सॉरी ये अनहाइजेनिक कंडीशन है, ये हाइजेनिक कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर गाय जो हैं, और यहाँ पर इधर उधर हरियाली है, और यहाँ पर क्या है, हाइजीनिक कंडीशन, मतलब यहाँ पर देखिए हर जगह देखिए इधर उधर मेडिकल्स जो किट हैं, और मेडिकल्स जो सारी जो चीज़ें हैं, पट्टी और मेडिसिनल चीज़ें जितनी भी इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ें हमें सफाई सुथराई रखनी चाहिए, वरना क्या होगा, पता चला हमने दूसरे के किसी के इंजेक्शन लगाया था, वो हमने फेंक दिया कहीं और, ठीक है, अब वो उस पर हो सकता है कोई इन्फेक्शंस हो उस आदमी के, या बैक्टीरिया हो, या कुछ भी हो सकता है भाई, तो हो सकता है दूसरे कोई बच्चा खेल रहा उसी के लग जाए, ठीक है, या अगर ऐसे ही कहीं इधर उधर फेंक दें हम, या जो इधर उधर कीड़े मकोड़े जो हैं वो उस पट्टी पे, उस रुई पे बैठेंगे जाके, फिर वो दूसरे के खाने पे बैठेंगे, दूसरे के ऊपर बैठेंगे, उससे क्या होगा, हर तरफ बैक्टीरियाज, वायरसेस फैलेंगे, बीमारी फैलेगी। फिर आया हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का कैसे ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें। इट इज़ नॉट दैट इंडिया इज़ लेस डेवलप्ड और लैक्स द फाइनेंसेस टू मेक द रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द पीपल। ये कह रहे हैं, ये नहीं कि इंडिया जो है लेस डेवलप है, या उसके पास कम पैसा है कि वो रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ को लोगों के लिए बढ़ा सके, यानी अवेलेबल कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इंडिया इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। यहाँ तक कि ये और आया है कि हमारा इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर से डॉक्टर बनते हैं। और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के अंदर तो काम करते ही करते हैं, बाहर भी जा के इंडिया के डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 10 100,000 10,000, देख लिए यहाँ पर कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग हर साल 15,000 नए डॉक्टर जो है क्वालिफाई करते हैं हमारे इंडिया से, मतलब हर साल 15,000 नए डॉक्टर बनते हैं हमारे इंडिया से, ठीक है, 15,000 डॉक्टर हर साल। द कंट्री हैज़ अ वेल स्ट्रक्चर 3-tier पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर comprising community health care centers, primary health care center and sub centers spread across rural and semi-urban areas and tertiary medical care providing multi speciality hospital। मतलब ये क्या कह रहे हैं, यहीं से पहले हम इतना कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, द कंट्री हैज़ अ वेल स्ट्रक्चर 3-tier पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर। ये कह रहे हैं हमारी जो कंट्री है इसके अंदर 3 वेल स्ट्रक्चर 3-tier पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, एक आता है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक आता है हमारा सब सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस, जो कि कहाँ तक फैला होता है, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़, एंड टेरिटरी मेडिकल केयर प्रोवाइडिंग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और टेरिटरी मेडिकल केयर जो क्या प्रोवाइड करती है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस लोकेटेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द अर्बन एरियाज़, जो कि हर जगह कहाँ पर मौजूद होते हैं, एक्सक्लूसिवली कहाँ पर मौजूद होते हैं, हर अर्बन एरियाज़ में।
मेडिकल टूरिस्ट कम इन ह्यूज नंबर टू इंडिया एवरी ईयर। ये कह रहे हैं हर साल मेडिकल टूरिस्ट जो है इंडिया के अंदर घूमने आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट आर द फॉरेनर, ये कौन होते हैं? ये फॉरेनर होते हैं, दूसरी कंट्रीज से आते हैं। हु विजिट एनी कंट्री स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल। ये जो है जो मेडिकल टूरिस्ट होते हैं ये फ़ॉरेन से आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ से आते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, बाहर के होते हैं, और वो कंट्री में आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में, कोई भी कंट्रीज़ में, जैसे हम इंडिया के ही बाहर जाते हैं ऐसे बाहर के इंडिया में आते हैं, बाहर के दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, ऐसे अलग अलग फ़ॉरेन कंट्रीज़ से अलग अलग लोग आते हैं। और किस लिए आते हैं? स्पेसिफिकली किस लिए आते हैं? फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एट अ लोअर कॉस्ट, जो कि क्या ऑफ़र करता है? वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ लोअर कॉस्ट में ऑफ़र करता है देन व्हाट दे वुड गेट इन देयर ओन कंट्रीज़, जो कि वो अपनी कंट्रीज़ में जितना नहीं कमाते उससे लोअर कॉस्ट में वो आके इलाज करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं अलग अलग कंट्री से दूसरे कंट्री से लोग बाग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके उनका इलाज करते हैं लोअर कॉस्ट में। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जो कंट्री है उसे फ़ायदा हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से अलग अलग पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, या जहाँ पर भी जा रहे हैं उनका फ़ायदा है। नॉट जस्ट दैट इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ मेडिसिन टू। ये कह रहे हैं खाली इंडिया जो है डॉक्टर के तो 15,000 हर साल बनते ही हैं उसमें नए, इसके साथ साथ हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन टू। इंडिया के अंदर इंडिया जो है चौथे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा दवा बनाने वाला और दवा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में। ठीक है, चौथे नंबर पे इंडिया आता है, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ यहाँ पर बनती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं, मतलब दूसरे कंट्री में भेजी जाती हैं, इलाज के लिए दवाएं भेजी जाती हैं। फिर आया इंडियाज़ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इज़ इन अ क्राइसिस। जो इंडियाज़ का रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्राइसिस में है, बिल्कुल ये समझ लिए बिल्कुल ही बेकार है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर प्रेफर द कम्फर्टेबल वेल्दी अर्बन एरिया लाइफ्स। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं वो रूरल एरियाज़ में, गांव के इलाकों में जॉब नहीं करना चाहते, इलाज नहीं करना चाहते, वो लोग अर्बन एरियाज़ में, शहरों में रहकर, कंफर्टेबल जगह पर रहकर, अच्छे खासे जहाँ पर पैसे मिलते हैं वहाँ पर रहकर इलाज करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो अर्बन एरियाज़ में, गाँव में जाकर इलाज करेंगे तो वहाँ पर उनके हिसाब की रकम नहीं मिलेगी, उनके हिसाब से उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। चलो अगर तनख्वाह मिल भी गई तो वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, हो सकता है वहाँ पर सड़कें अच्छी ना हो, घर अच्छे ना बने हो, खाना अच्छा ना मिलता हो, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर KFC ना हो, पिज़्ज़ा ना हो, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब ना मिलता हो। तो भाई वो अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, रूरल एरियाज़ को छोड़ के। वो कहते हैं गाँव के इलाके में क्या है, वहाँ पर ना ढंग से सड़क बनी है, ना वहाँ पर घर बने हुए हैं और इतना शोर होता है ये वो, क्योंकि डॉक्टर वो पढ़े लिखे हैं, हो सकता है उन लोगों को ना पसंद आए वो एरिया, तो वो लोग क्या करते हैं अपने कंफर्टेबल वेल्दी अर्बन एरियाज़ में आकर रहते हैं जहाँ पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। इस वजह से क्या होता है, कोई डॉक्टर अर्बन एरियाज़ को छोड़कर, कंफर्टेबल वेल्दी प्लेस को छोड़कर रूरल एरियाज़ में नहीं जाते जहाँ पर उन्हें कम रकम मिलने वाली है, जहाँ पर उन्हें हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, मगर वो लोग जाते नहीं हैं फिर इसी वजह से, और अर्बन एरियाज़ में रहकर काम करना चाहते हैं। और हमारा जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर फिर हेल्थ केयर सिस्टम बेकार रहता है, कोई डॉक्टर ही नहीं है तो क्या करेंगे, मेडिकल बना के, हॉस्पिटल्स बना के। इंडियन डॉक्टर सेटल इन वेस्टर्न कंट्रीज़ फॉर ग्रेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जो इंडिया के डॉक्टर हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेटल हुए हैं काफ़ी, किस लिए, ग्रेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर मटेरियल, कि वहाँ पर काफ़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी उन्हें, काफ़ी बड़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उसके साथ साथ बेटर मटेरियल मिल जाएगा उन्हें। इवन इफ़ सम जॉइन रूरल एरियाज़, ये कह रहे हैं यहाँ तक के कुछ उसमें से रूरल एरियाज़ में भी ज्वाइन होते हैं, देयर नंबर इज़ वेरी लेस, मगर उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो रूरल एरियाज़ में जाकर काम करना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं हाँ गांव में भी होना चाहिए कोई डॉक्टर, वो लोग चले जाते हैं, वरना जो लोग सोचते हैं हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो कंफर्टेबल जोन चाहिए, कंफर्टेबल जगह चाहिए, हमें जो है हर जगह आराम चाहिए, तो वो रूरल एरियाज़ में क्यों जाएंगे, वो तो अर्बन एरियाज़ में रहेंगे। इसी वजह से कम ही लोग होते हैं जो लोग भलाई के बारे में सोचते हैं, गाँव के लोगों के बारे में सोचते हैं और वहाँ पर जाके करने लगते हैं। देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज़ डाई ड्यू टू द इनएडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज़। इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग
गांव के अंदर क्यों मरते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उनके पास लोग बाग रूरल एरियाज़ के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ के सामान ही नहीं होते हैं। कोई देखने वाला नहीं होता है, देखने वाला है तो फैसिलिटीज़ नहीं है, दवाएं हैं, अगर दवाएं हैं तो ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ऑपरेशन थिएटर हैं तो मशीनें नहीं हैं, मशीन्स नहीं हैं, ऑपरेशन करने वाली मशीन्स नहीं हैं, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसे परेशानियाँ आती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर भी जाना पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि वहाँ पर ये परेशानी है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, ना पैसा रहेगा ना लाइट रहेगी। वैसे अब तो इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, हर रूरल एरियाज़ में लाइट हो रही है, ठीक है, टॉयलेट वॉशरूम्स बना दिए गए हैं, यहाँ तक कि स्ट्रीट्स, गलियाँ और रोड भी बनाए जा रहे हैं। मगर तब भी रूरल एरियाज़ में वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ के हिसाब से, अर्बन एरियाज़ के मुकाबले रूरल एरियाज़ पीछे ही है अब भी। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। ये कह रहे हैं हमारा जो इंडिया है उसमें से आधे बच्चे, हाफ पूरे जितने, ये मान लो इंडिया के अंदर 1 लाख बच्चे हैं, अगर वैसे तो बहुत हैं, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, अगर इंडिया के अंदर 1 लाख बच्चे हैं तो ये कह रहे हैं उसमें से आधे बच्चे यानी 50,000 बच्चे तो ऐसे हैं इंडिया के अंदर। अगर बच्चे 1 लाख हैं तो उसमें से आधे बच्चे यानी 50 लाख बच्चे, वैसे तो बहुत सारे होंगे। तो ये कह रहे हैं पूरे इंडिया में जितने बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे तो उन्हें एडिक्वेट अमाउंट का फूड ही नहीं मिलता, जितने खाने की ज़रूरत है उन्हें खाना नहीं मिल रहा खाने के लिए, और वो अंडर नरिश्ड होते हैं, मतलब वो हेल्दी नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, फिर उन लोगों की डेथ होती है। फिर लोग बाग कहते हैं कि इस साल फिर लोग बाग कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। तो क्या होगा, जब उन्हें खाना तक नहीं मिलेगा तो भूखे तो मरेंगे, जब खाना नहीं मिलेगा कमज़ोर होंगे, इम्यून सिस्टम भी ख़राब होता रहेगा उनका, ठीक है, बॉडी उनकी कमज़ोर होती जाएगी, फ़ाइट करने की कैपेसिटी उनकी कम होगी, बीमारियाँ लगेंगी, बीमारी लगेगी तो बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, तो फिर उनकी लास्ट स्टेज क्या होगी, डेथ होगी। अदर रीज़न फॉर अनइक्वल एक्सेस टू मेडिकल केयर इन इंडिया आर लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड साउंड हेल्थ केयर सर्विस इन ऑल रूरल एरियाज़। अब ये क्या कह रहे हैं कि दूसरा रीज़न जो है अनइक्वल एक्सेस टू मेडिकल केयर, जिसकी मतलब हम जो ये कह रहे हैं कि मेडिकल केयर जो इंडिया के रूरल एरियाज़ में है वो कम क्यों है, वहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हैं, मतलब वहाँ पर लोग बाग गरीब हैं, पैसा नहीं है, साउंड हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, कोई हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, मशीन टेक्नोलॉजीज़ उस वहाँ पर बहुत कमी है रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर पैसे लोग बाग के पास बहुत कम है, तो डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता है। अगर कोई डॉक्टर पढ़ा लिखा है, अपना वो अगर प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो रूरल एरियाज़ में बनाएंगे या अर्बन एरियाज़ में? ऑफ कोर्स अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि अगर वो रूरल एरियाज़ में बनाएंगे तो गरीब लोग हैं वहाँ पर क्या तनख्वाह, वो वहाँ पर क्या देंगे, पैसा क्या देंगे वहाँ पर? तो इसलिए हर कोई चाहेगा कि मैं महंगी जगह पर जहाँ पर मुझे ज़्यादा रकम मिल जाए वहाँ पर मैं हॉस्पिटल बनाऊँ। कुछ नेक लोग होते हैं वो तो फ्री में ही कर देते हैं इलाज, मगर हर कोई भाई जब पढ़ाई की है तो वो सोचता है कि मैं पैसा कमाऊँ। कुछ ही होते हैं जो समाज सेवा करने आते हैं। इसी वजह से क्या होता है, रूरल एरियाज़ में जो हमारे मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। पॉसिबिलिटी टू रूट आउट, अभी कह रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, टू रूट आउट। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं तो वो किस वजह से होती हैं, ज़्यादातर बीमारी होती है हमारे गंदे पानी की वजह से, गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से और पुअर सैनिटेशन की वजह से। मतलब जो हमारे नालियों का सिस्टम है ना, पानी निकालने का सिस्टम, सैनिटेशन का सिस्टम, ये बहुत गंदा है, पुअर सैनिटेशन सिस्टम है पूरा, ठीक है, सफाई सुथराई का ख्याल ही नहीं है, पानी जा रहा है कहीं भी बह रहा है, कहीं से भी जाम है, नाली पड़ी है पूरी, सीवेज सिस्टम बहुत ही ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसी वजह से हमारा जो इंडिया है उसमें ज़्यादातर बीमारी इसी वजह से होती है। किस वजह से, एक तो कंटेमिनेटेड वाटर और सैनिटेशन की वजह से, ठीक है, जिस मतलब ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक नहीं है, एक पुअर सैनिटेशन है। इन ट्राइबल एरियाज़, ये कह रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ की अगर हम बात करें, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट प्रॉपर सैनिटेशन। सैनिटेशन तो दूसरी चीज़ हो गई, हम उसकी बात कर रहे थे। ड्रेनेज सिस्टम, हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ख़राब है, ठीक है, हमारा सैनिटेशन सिस्टम बहुत पुअर है। ये कह रहे हैं हमारा जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर क्या होता है, पानी की सप्लाई बहुत कम होती है। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट प्रॉपर सैनिटेशन प्रिवेल टिल नाउ। ये कह रहे हैं अब तक लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन की को कैसे
करा जाए, सैनिटेशन सिस्टम हमारा प्रॉपर कैसा होना चाहिए, इसकी अभी तक अवेयरनेस नहीं है लोगों को। और वहाँ पर एक तो पानी की कमी है, उन्हें सैनिटेशन सिस्टम की बारे में सही से पता नहीं है कि कैसे होना चाहिए हमारा सैनिटेशन सिस्टम। इसी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। पीपल डिपेंड ऑन वाटर और पॉल्यूटेड रिवर्स ऑन पॉन्ड्स। ये कह रहे हैं अब जो लोग हैं वो क्या करें, गंदे पानी पे ही डिपेंड रहते हैं। डिपेंड ऑन पॉन्ड वाटर, किस पे डिपेंड होते हैं, पीपल डिपेंड ऑन वाटर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर और पॉन्ड। गंदा नाला, सॉरी गंदा पॉन्ड है, कोई गंदी नदी है, पॉल्यूटेड नदी है, उसके पानी को ही यूज़ कर रहे हैं। क्या करें, प्यासे मर जाएंगे, वरना अपने घर के कपड़े कैसे धोएं, अपने घर के बर्तन कैसे धोएं, वही पानी थोड़ा बहुत साफ वाफ करके जैसे भी होता है वही यूज़ करते हैं। दीज कॉज हाईली इन्फेक्शियस वाटर बॉर्न डिजीज़। इसकी वजह से क्या होता है, हाईली इन्फेक्शियस वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से होने वाली, जो पानी की में बनने वाले इन्फेक्शंस होते हैं उससे बनने वाली बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है डायरिया, एक डिसेंट्री, मलेरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, प्लॉग एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से होती हैं, मतलब पानी की गंदगी की वजह से होती हैं। अगर गंदा पानी कहीं आप स्टोर कर दो, इसलिए कहते हैं बारिश का पानी छत पर या कहीं पर अगर कोई बर्तन रखा है तो उसमें स्टोर मत करो, वो अगर जमा होगा तो उससे फिर कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, फिर बीमारियाँ होगी। इसीलिए कहते हैं अगर बारिश का पानी है या कोई सा भी ज़्यादा दिन का पानी ऐसे रखना नहीं चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। इफ़ वी फॉलो क्लीन सैनिटेशन एंड यूज़ प्योरीफाइड वाटर देन वी कैन ईजिली कंट्रोल एंड अवॉइड मैनी ऑफ द अबव मेंशन डिजीज़। ये कह रहे हैं अगर हम फॉलो करने लगें क्लीन सैनिटेशन सिस्टम एंड यूज़ प्योरीफाइड वाटर, और प्योरीफाइड वाटर को इस्तेमाल करने लगें, तब हो सकता है कि हम आसानी से कंट्रोल कर पाएँ एंड अवॉइड कर पाएँ इन सारी जो बीमारियों को हमने अभी ऊपर बताया है। ये सारी बीमारी हो सकता है कम हो जाएं और अवॉइड कर पाएँ, हम इन्हें, इनसे बच पाएँ। वरना क्या होगा, अगर हम ऐसे ही गंदा पानी इस्तेमाल करते रहेंगे, सैनिटेशन सिस्टम हमारा सही नहीं रहेगा, पुअर सैनिटेशन रहेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बीमारी तो होती रहेंगी। कितनी भी हम कोशिश कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी हेल्दी फूड खा लें, जब हेल्दी फूड आप खा रहे हैं तो वो हेल्दी फूड भी उसी पानी से ही बनाएंगे, वो खाना भी उसी पानी से ही बनाएंगे, तो वो कहाँ हेल्दी रहा। आप कितनी भी हरी सब्ज़ी और साग सब्ज़ी, मूली, गाजर, कितनी भी अच्छी सब्ज़ी ले आइए, जब पानी ही गंदा है जिससे आप बनाने जा रहे हैं, हाइजेनिक, वो अनहाइजेनिक है, अगर पानी हमारा प्योर नहीं है, डर्टी पानी है, तो आप कैसे हेल्दी रहेंगे, फूड ही पूरा हमारा अनहेल्दी हो गया। तो इसलिए हमें प्योरीफाइड वाटर यूज़ करना चाहिए, हमारा सैनिटेशन सिस्टम सही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वन नीड्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये कह रहे हैं इसके अलावा एक इंसान को एक तो सफाई सुथराई का ख्याल तो करना ही चाहिए, इसके अलावा क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है उसे, ठीक है। साफ़ सुथरे पानी के साथ साथ, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट के साथ साथ उसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, सच एज़ हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज़ फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज। मतलब जैसे कि बता रहे हैं, हेल्थ केयर सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ होने चाहिए टेस्ट के लिए, खून टेस्ट हो रहा है, ठीक है, यूरिन टेस्ट हो रहा है, और हमारा ब्लड टेस्ट हो रहा है। इसके लिए अगर लैब नहीं बनी होगी तो हम टेस्ट कहाँ कराएंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर बीमारी कैसी है। उसके लिए लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो एम्बुलेंस आए, उस आदमी को लेके जाए, वरना अगर वो इस लायक नहीं है कि वो मेडिकल जा पाए, बेहोश हो गया, ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया, तो उसके लिए क्या, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए। या कहीं आग लग गई तो वो आदमी इस कंडीशन में है ही नहीं कि उसे कहीं ले जा सके, या किसी के घर में अपनी कोई पर्सनल कार नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या यूज़ होती है, एम्बुलेंस। ब्लड बैंक्स होने चाहिए। ब्लड बैंक्स क्यों होने चाहिए, ब्लड बैंक्स मतलब इसलिए होने चाहिए, कभी कभी खून की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड बैंक जाके हम खून खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। मेडिसिन होनी चाहिए, अलग अलग सारी हमारी जो बीमारियाँ होती हैं सभी तरह की, उसकी मेडिसिन, उसकी दवाइयाँ होनी चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मतलब वो सारी टूल्स, वो सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो मेडिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे थर्मोमीटर, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऑक्सीजन पाइप, ऑक्सीजन सिलेंडर, और हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो हम जैसे कंप्यूटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, ये सारी चीज़ें मेडिकल इक्विपमेंट्स में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए और नर्सेज होनी चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेंगी तो इंसान अपने आप को हेल्दी बना सकता है। पहले तो वो साफ़ पानी पीना शुरू करे, साफ़ पानी पी रहा तो बीमारी से नहीं होगी। अगर हो भी जाती है बाई चांस किसी वजह से, कोई उसे इन्फेक्शन हो गया,
ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई, जैसे भी हो गई, तो उसे अब ठीक करने के लिए डॉक्टर होने चाहिए। डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के बाद सारे सामान होने चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर देखने वाला है तो दवाई का स्टोर नहीं है, कोई दवाई ख़रीदने की जगह ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आ गए हम हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर 2 तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक होती है पब्लिक हेल्थ सर्विस और एक होती है प्राइवेट हेल्थ सर्विस। अब ये 2 तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया के अंदर 2 तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। एक है हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस और एक प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो नाम से ही कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, पब्लिक यानी पब्लिक एरियाज़ के लिए जो होती होगी, प्राइवेट यानी जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज होंगी। पहले हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है? अब इसमें इट इंक्लूड्स अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विस में एक तरह का हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल की चेन होती है जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, फॉर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़। कहाँ पर? रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ये समझ लिए अलग अलग जगह पर। अर्बन एरियाज़ एक छोटी जगह थोड़ी ना होती है। अगर मैं एक किसी शहर की बात करूँ तो एक शहर में ज़रूरी थोड़ी ना एक ही हॉस्पिटल हो, एक शहर बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब मान लो मैंने एक हॉस्पिटल बना दिया, खाली एक हेल्थ सेंटर बना दिया, अब जो बिल्कुल लास्ट में रह रहा है वो कैसे आएगा? तो कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे ऐसे हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। तो पूरे यही कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस में क्या होता है, चेन ऑफ हेल्थ सेंटर होती है और हॉस्पिटल होती है जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। दे आर कॉल पब्लिक, और उसे पब्लिक क्यों कहते हैं? एज दे आर मीन फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक। क्यों? क्योंकि वो जनरल जो नॉर्मल पब्लिक होती है उसके वेलफेयर के लिए ही बनाई होती है। इसका मकसद ही यही होता है कि जो लोग बाग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो अगर बीमार पड़ते हैं तो वो आके दिखा सकें, इसलिए इसे पब्लिक हेल्थ सर्विस कहा जाता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये इसका मालिक कौन होता है? ठीक है, किसके ज़रिए ओन की जाती है, किसके ज़रिए, कौन मतलब इसका मालिक होता है? इसका मालिक भी गवर्नमेंट होती है और ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, और चलाई भी गवर्नमेंट के ज़रिए जाती है। मतलब गवर्नमेंट ही खोलती है, हॉस्पिटल बना रही है गवर्नमेंट बनाएगी, उसका पैसा जो बनने का लग रहा है वो सारा सामान स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर, बेड, ठीक है, बेड शीट और जो हमारे गद्दे हैं, सब चीज़, सारी चीज़ गवर्नमेंट देगी विद एन एम्स ऑफ पीपल्स वेलबींग। किस लिए? कि बस हमारी जो जनता है वो बेहतर रहे, वो लोग सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें, ठीक है, वेलबींग रहें। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गेट फंड्स फ्रॉम द पब्लिक ओनली। और जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, अब गवर्नमेंट जो है ये मिलती आती, मतलब इनके पास पैसा आता है, तो हम लोग जो फ़ंड देते हैं, पब्लिक जो हमारी फ़ंड देती है, जो सारी पब्लिक फ़ंड देती है, कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली चैरिटी में दे देते हैं या हम लोग टैक्स के फॉर्म में जो देते हैं, विच वी पे टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्स। हम किस तरीके से हम देते हैं? हम फ़ंड टैक्स की फॉर्म में। जैसे अब हाउस टैक्स, बहुत सारे ऐसे बिल टैक्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टैक्स होते हैं। 4 रुपये की चीज़ हम 5 में ख़रीद रहे हैं तो उस पर 1 रुपया टैक्स गया, ठीक है। वरना अगर ऐसा नहीं होता, टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट, तो 4 वाली चीज़ 4 में ही बिकती। मगर क्या होता है, हम 4 वाली चीज़ 6 में खरीदते हैं, 5 में खरीदते हैं, रियल प्राइस उसके कम होते हैं। मगर आगे आते कंपनी से आई, 1 रुपया बढ़ा दिया, शॉपकीपर के, फिर सेल्समैन आया दुकान पे, 1 रुपया बढ़ा के दिया, फिर दुकान वाला 1 रुपया बढ़ा के हमसे लेगा। तो हम इस तरह से क्या होता है, टैक्स जमा होता है। इसी तरह से टैक्स कलेक्ट होता है, अलग अलग तरह के और प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं। वो सारे टैक्स हम जब जमा करते हैं तो वही जो गवर्नमेंट होती है वही पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंदर वो पैसा लगाती है। देयरफॉर सच फैसिलिटीज़ आर मीन्ड फॉर एवरीवन एट अ लो कॉस्ट और समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल, पुअर पीपल। इसी वजह से ये जो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं ये हर इंसान के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर हों या गरीब हों, सिर्फ सबके लिए है। और ये बहुत लो कॉस्ट में होती है, ज़्यादा महंगा नहीं होता पब्लिक हेल्थ सर्विस, और समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पुअर पीपल। और कभी कभी तो जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, उन लोगों को तो फ्री में ही इलाज कर दिया जाता है। दे ऑल्सो टेक प्रिवेंटिव measures to control the spread of disease such as TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। ये करें, और बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसे काम करते हैं ये लोग कि जो स्प्रेड ना हो बीमारी, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया और चिकनगुनिया, ये सारी बीमारी एक दूसरे से फैलती हैं। तो इस तरह की बीमारी फैले ना, उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। You must have seen the municipal corporation employees coming at your houses to spray mosquito repellents
आपने कभी कभी देखा होगा जब मलेरिया बहुत ज़्यादा डेंगू चल रहा है, किसी इलाके में बहुत ज़्यादा डेंगू है बहुत, या उस इलाके में बहुत मलेरिया हो गया है, तो क्या करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक आदमी आता है, हाथ में बड़ी सी केन होती है और आगे एक पिचकारी टाइप की होती है, ठीक है, स्प्रेयर टाइप का होता है। वो क्या करता है, आपके घर में आके, आपकी गलियों में आके छिड़काव करता है, दवा फेंकता है। किस लिए? कि जो मच्छर हैं वो मर जाएं, भाग जाएं। एंड टू चेक दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर। और ये भी देखते होंगे आपके घर में कि वाटर कूलर है आपका, उसमें कहीं मॉस्किटो नहीं है, रूफ़ के जो छतों की टॉप्स हैं उसमें तो पानी नहीं घुसा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, आपके घर में आके चेक करते हैं, आपसे पूछते हैं पहले कि हम आपके घर में चेक कर सकते हैं कि अगर आपके घर में मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मच्छर होंगे, तभी में डेंगू मलेरिया हो रहा है। तो वो आपके घर में आते हैं, घर में आपके पूरे स्प्रे करते हैं या इधर उधर पूरे एरिया में स्प्रे करते हैं, दवा छिड़कते हैं, और आपके घर में आके देखते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, जैसे हमारा कूलर, वाटर कूलर, जो हमारे गमले होते हैं, वो छतें होती हैं, वो ऐसी जगह पर वो सर्च करते हैं कि ऐसा जगह तो नहीं है इन लोगों ने पानी स्टोर कर रखा हो, गंदा पानी जम रहा हो, साफ़ ना हो रहा हो, तो इस वजह से कीड़े बन रहे हो, मच्छर आ रहे हों। तो वो सफाई सुथराई देख के जाते हैं कि कुछ ऐसी गंदगी तो नहीं है जिसकी वजह से ये बीमारियाँ हो रही हों, ठीक है। पल्स पोलियो इज़ डन ऑन संडेज़, और जो पल्स पोलियो होता है वो संडे के दिन किया जाता है, विच इज़ मार्क एज पोलियो डे, जिसे पोलियो डे के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा पोलियो की ड्रॉप बच्चों को ला के पोलियो की 2 बूंद पिलाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा 2 बूंद ज़िंदगी की। पोलियो बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, बच्चों के पैर ख़राब हो जाते हैं, मतलब ख़राब क्या ये कह सकते हैं, जब बच्चे होते हैं अगर उन्हें पोलियो होता है तो उनके पैर बहुत पतले पतले हो जाते हैं, इतने पतले पतले कि वो खड़े नहीं हो सकते, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो पोलियो की बीमारी को रोकने के लिए पोलियो डे के तौर पर मनाया जाता है, और हर संडे या कोई सा भी दिन होता है जिसमें औरतें आती हैं या कुछ आदमी आते हैं, वो क्या करते हैं, घरों में जा जाकर, औरतें ही होती हैं मेनली, वो घर में जा जाकर बच्चों को 2 बूंद या जितनी 1-2 बूंद ड्रॉप्स होती हैं वो पिलाते हैं, मेनली 2 बूंद होती हैं, ठीक है, ड्रॉप की, वो हर बच्चों को पिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल से छोटे बच्चों को। द गवर्नमेंट, रोटरी क्लब्स एंड लायंस क्लब्स टेक द इनिशिएटिव टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप टू द किड्स। ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट है हमारी, ये जो रोटरी क्लब है और एक लायंस क्लब है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, टेक्स द इनिशिएटिव टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप टू द किड, हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पहुंच जाए, ये इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और यही लोग काम करते हैं। ऑल दीज अरेंजमेंट आर मेड बाय द गवर्नमेंट, ये सारा अरेंजमेंट गवर्नमेंट के ज़रिए ही बनाया जाता है, बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? ये जो सारा अरेंजमेंट है गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि जो इंसान हैं, जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके सेफ्टी के लिए क्या करें वो लोग, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, और हर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है, सबसे नॉर्मल ड्यूटी है। प्राइमरी ड्यूटी मतलब सबसे मेन ड्यूटी है लोग गवर्नमेंट की, कि वो लोगों के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए और उनके वेलफेयर के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। जैसे कहीं बीमारी फैली है वहाँ पर जाके दवाएं डालें, ठीक है, कहीं पर पोलियो है, किसी बच्चों को हर घर में जाके पोलियो की ड्रॉप दें, जिससे आगे बच्चे को पोलियो ना हो। तो इस तरह की ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट का काम होता है ये देखभाल करना, ठीक है, और जगह जगह चेक करना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक सीज़न आता है जैसे कि उसमें बहुत सारे लोगों को डेंगू होने लगा, हर जगह डेंगू डेंगू डेंगू, जैसे सुन रहे हैं डेंगू हो रहा है, चलिए ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? तो इलाज ही करा सकते हैं। मगर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट देखेगी कि यार ये बताओ, एक ही जगह पर, इस जगह पर इतना डेंगू क्यों हो रहा है, यानी वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भेजते हैं, वो हर जगह जहाँ पर डेंगू ज़्यादा चल रहा होता है उस एरिया में दवा छिड़कते हैं। पहले तो दवाओं का स्प्रे करते हैं, मेडिसिन स्प्रे करते हैं, लिक्विड होता है वो स्प्रे करते हैं, और चेक करते हैं कहाँ पर मच्छर पैदा हो रहे हैं, ऐसी कहाँ पर गंदगी कर रखी लोगों ने, कहाँ पर कूड़ा इकट्ठा है, कहाँ पर पानी इकट्ठा है, कहाँ पर नालियाँ जाम है जिससे गंदगी हो सकती है, जिससे मच्छर पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, और ये कौन करवाता है? पूरा काम हमारी गवर्नमेंट। फिर आया 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल एरिया। जो हमारा रूरल इंडिया है उसके अंदर 3 तरह के हेल्थ केयर सिस्टम हैं। पहला क्या है हमारा? सब टायर। ये क्या होता है?
द हेल्थ सेंटर एट द विलेज लेवल हैव अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ। जो हमारा हेल्थ सेंटर जो हमारे विलेज लेवल पे होते हैं उसमें एक नर्स होती है एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर, और जो विलेज के हेल्थ वर्कर होते हैं वो होते हैं टू डील विद कॉमन इलनेस। किस लिए? बस कॉमन तरह की जो इलनेस होती है उसे डील करने के लिए। मतलब ज़्यादा बड़े ऑपरेशन नहीं करते हैं ये लोग, छोटी मोटी बुखार हो गया, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ठीक है, लूज मोशन, वोमिटिंग, चक्कर आ रहे हैं, बीपी बढ़ गया, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, ये सारी चीज़ें। सब सेंटर्स आर असाइन टास्क लाइक न्यूट्रिशंस, इम्यूनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम। सब सेंटर्स का टास्क क्या होता है? किस टास्क मतलब किस तरीके का काम करते हैं वो? न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या इम्यूनाइजेशन, किसी का इम्यून सिस्टम ख़राब है उससे रिलेटेड, या कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम्स करते हैं, उन पे कंट्रोल करते हैं, ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और जो सब सेंटर होते हैं ये डॉक्टर्स के सुपरविज़न में करा जाता है, डॉक्टर्स के निगरानी में किया जाता है, डॉक्टर्स के नज़र में किया जाता है एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये डॉक्टर्स के अंडर में होता है। वेयर एज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें देयर आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, फिर पेज नंबर 154 ओपन कर लिए। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHS। अभी क्या होता है? दे प्रोवाइड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उन्हें क्यूरेटिव यानी जो क्योर करने वाली, और प्रिवेंटिव और प्रिवेंट करने वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उन्हें। द PHS यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स आर इस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी पब्लिक हेल्थ सेंटर होती है वो सारे इस्टेब्लिश भी और मेंटेन भी स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए होती है। स्टेट गवर्नमेंट ही इसे इस्टेब्लिश करती है, बनाती है, ठीक है, स्टार्ट करती है, चलाती है और इसे मेंटेन करती है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHS शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। दीज आर इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये भी स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है इसे और इस्टेब्लिश करती है। फिर आया हमारा बट द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आर नॉट एबल टू मैच क्वालिटी स्टैंडर्ड। मगर जो हमारा पब्लिक हेल्थ सेंटर है इंडिया का उसके अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं मैच करता। मतलब उसके अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। अब ये कैसे कह रहे हैं? वेरियस प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिस्कस हेयर। ये किस वजह से? ये कह रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर आती हैं जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी की, स्टैंडर्ड क्वालिटी की हमारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वहाँ पर। और कौन कौन सी क्वालिटी है? पहली है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर। सबसे पहले तो डॉक्टर की गैर मौजूदगी। डॉक्टर नहीं होते ऐसे अर्बन रूरल एरियाज़ में, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते, डॉक्टर की कमी होती है। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, दवाओं की कमी होती है, दवा ही नहीं मौजूद है तो डॉक्टर क्या लिख के देगा, ठीक है। टू मच रश, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और दूसरा चौथा अंडर स्टेफ्ड, अंडर फंडेड एंड इनएफिशिएंट। मतलब एक तो जितना पैसा नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा, गरीब लोग हैं वो और कम पैसा देंगे, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, उनसे ले नहीं सकते। और इनएफिशिएंट, और एफिशिएंटली प्रूफ वहाँ पर काम नहीं हो सकता। जब डॉक्टर नहीं है, रूरल एरियाज़ है, चलो लाइट है तो लाइट भी हम कहाँ से सोर्स मिलेगा, ठीक है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। टूल्स टेक्निक्स नहीं है यहाँ पर, मशीन्स नहीं है। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बिना मशीन्स के हम काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें ट्रीटमेंट करना है, किसी का ऑपरेशन करना है, उसके लिए तो हमें मशीन्स चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं है। अनहाइजेनिक कंडीशन अनहाइजेनिक है, ठीक है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है। इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर टूवर्ड्स पेशेंट एक्सेट्रा, और डॉक्टर्स का एटीट्यूड पेशेंट्स के खिलाफ, पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। कुछ डॉक्टर तमीज़ से बोल रहे हैं, कुछ से बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे उनसे, तो लोग बाग भी बुरा मानेंगे, उससे आना नहीं चाहेंगे। फिर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन रूरल इंडिया। वही कह रहे हैं, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर हो जाए या हमारा जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट हो जाए तो उसकी वजह से जो हमारी कंडीशन है हॉस्पिटल्स की इंडिया के अंदर वो इम्प्रूव हो जाएगी। फिर आया हमारा राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ इंक्लूड्स 4 एलिमेंट। ये कह रहे हैं राइट टू हेल्थ के अंदर हमारे 4 एलिमेंट आते हैं। पहला क्या है?
अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड प्रोग्राम्स इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, एंड प्रोग्राम्स इन प्रॉपर टू पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के हिसाब से ही हमारे सारे प्रोग्राम्स हो, ठीक है, प्रोग्राम्स इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। उसके बाद एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशंस के जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, गुड्स हैं, सामान है या सर्विसेज हैं, वो हर किसी को बराबर मिलना चाहिए, बराबर उस तक पहुंचना चाहिए। अब हो सकता है भाई कोई नेता आदमी हो, तुम उसके पैर चूम रहे हो कि हाँ साहब आइए आइए आप पहले आइए, ऐसा होता है, बहुत से हॉस्पिटल्स में होता है कि कोई गरीब आदमी है, घंटों भर वो लाइन में लगा हुआ है, कोई नेता आया, कोई बड़ा डॉक्टर आया, कोई ऑफिसर आया, डायरेक्ट जाके उसने डॉक्टर को दिखाया और चला गया। ये डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ, ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ एक तरह का। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो गरीब है, जिसकी कोई सोर्स नहीं है, बस वो आया है और पैसा लेके चुपचाप लाइन में खड़ा हुआ है, वो सुबह से 1 घंटे से खड़ा हुआ है, 10 घंटे से खड़ा हुआ है, और जो जिनकी जान पहचान है वो आए, अपनी जान पहचान को सामने रखी और चुपचाप गए, डॉक्टर से बात करी, इलाज करा के चले गए दिखा के। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ बाकी को मिल रही है वही फैसिलिटीज़ दूसरों को, सबको मिलनी चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ मेडिकली अप्रोप्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी के मेडिकली अप्रोप्रिएट गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी क्या है अब, इट मीन्स दैट मेडिकल एक्सपेंस शुड नॉट बर्डन वन सेक्शन इन सोसाइटी मोर देन द अदर। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी सोसाइटी की एक सेक्शन पे आपने बर्डन डाल रखा हो, बोझ बना रखा हो मेडिकल एक्सपेंशन से लेकर, मतलब उसके खर्चे को लेकर आपने किसी को इतना बड़ा बता दिया कि वो खर्चा उठा ही नहीं सकता, उसके ऊपर बोझ हो गया, तो वो कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कम करनी चाहिए। किसी इंसान के लिए इतना महंगा मत बताओ कि वो उसे अफोर्ड ना कर पाए। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अब रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में जैसे अब कोई क्लिनिक खोलता है डॉक्टर, अर्बन एरियाज़ में क्या करता है वो, शहरों में 100 रुपये फ़ीस, खाली फ़ीस पर्चा बनाने के 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। अरे इतनी की तो दवा नहीं आती जितनी वो एक टाइम खाली उनकी शक्ल देखने के लिए, वो मतलब डॉक्टर की शक्ल देखने के लिए पेशेंट को जो उसका फॉर्म भरना पड़ता है, जो पर्चा बनाना पड़ता है, उतने दे देता है वहाँ पर्चे में। इतने की तो दवा नहीं आती है। बस एक तरह से लूट मचा रखी है। अरे जब तुम 100 रुपये में इलाज कर सकते हो, अगर तुम चाह रहे हो तुमसे कोई पेशेंट मिलने आए तो वो पैसा दे तो 500 की जगह 100 ले सकते हो, मगर नहीं, हम तो अर्बन एरियाज़ में हैं, अमीर लोग रह रहे हैं यहाँ पर, खूब पैसा कमाएंगे। वो इंसान की सोच बन गई है। अब रूरल एरियाज़ में अगर तुम 500 रुपये लेने लगोगे तो कौन सा आदमी आ जाएगा तुम्हें इलाज करा, खाली आए और वो तुमसे मिलने के लिए, पर्चा बनवाने के लिए अगर वो 500 रुपये दे रहा है तो वो क्यों देगा। इससे अच्छा तो वो कहीं और जाके 500 रुपये का अच्छा खासा इलाज करा लेगा। तो रूरल एरियाज़ में ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो कैसे करेगा। तो इसीलिए कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। इंसान जितना अफोर्ड कर पाए उस हिसाब से इंसान को चार्जेस और हमारे एक्सपेंशंस रखने चाहिए, मेडिकल एक्सपेंस इसी हिसाब से होने चाहिए। फिर आया हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विस, 2 तरह की थी ना, हमने बताया अभी। अब आया हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ये किसके ज़रिए होती है, दीज आर बाई प्राइवेट ओनर्स। इसमें प्राइवेट ओनर्स होते हैं टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा करने के लिए अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बना लिए, प्राइवेट क्लिनिक्स बना ली, ठीक है। तो प्राइवेट ओनर होते हैं, इसकी सरकार, इसका कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई गवर्नमेंट से चला रही हो, ठीक है। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैव देयर प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। अब वही कह रहे हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम है। अपना ही हॉस्पिटल छोटा सा खोल लिया, अपना नर्सिंग होम खोल लिया, अपना क्लिनिक खोल ली, कहीं और सुबह में कहीं और काम कर रहे हैं, फिर अब शाम में अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, इस तरह से। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे प्राइवेट ओनर्स होते हैं जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ओपन करते हैं। दो दे हैव हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड बट आर वेरी एक्सपेंसिव एंड देयर फॉर अनअफोर्डेबल फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं सबसे पहली बात, जब ये जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, इसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा। डॉक्टर ने अपने हिसाब से खोला है हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल खोला है, इसलिए तो खोला है कि वो पैसा कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। क्योंकि एक डॉक्टर है, अच्छी खासी उसकी जॉब है, वो जॉब के साथ साथ एक अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, कहीं नर्सिंग होम बना रखा है उसने या हॉस्पिटल बना रखा है। उसने क्यों बनाया है, पैसा कमाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। अब जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा तो उसकी हायर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है, उसका जो महंगाई है,
उसकी वजह से लोग बाग क्या करेंगे, उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अनअफोर्डेबल होगा। और काफ़ी वैरायटी जो मेजोरिटी है इंडिया की उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और यहाँ तक कि उसके वहाँ पर इलाज भी नहीं करा पाएगी। इतना पैसा नहीं दे सकती तो इलाज कैसे कराएगी। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आर एज अंडर। ये कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, जो अर्बन एरियाज़ में हमारे ऐसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उसकी बात करते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज़ एज द रूरल क्लास कैन नॉट अफोर्ड देम। ये कह रहे हैं जैसे कि कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल या क्लिनिक या हमारे नर्सिंग होम अर्बन एरियाज़ में जो बने हुए हैं वो इतने महंगे होते हैं कि जो गांव के लोग हैं बेचारे, वो शहर में आके अगर चाहें, जैसे गांव में तो इतने अच्छे हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, अगर कोई गांव का इंसान वो आता है और सोचता है कि हम अर्बन एरियाज़ में जाके शहर में जाके इलाज करा लें, तो उसके पास तो इतना पैसा होगा नहीं, वो कैसे इलाज कराएगा। तो ये इसकी वजह से कि अर्बन एरियाज़ में होने की वजह से सिर्फ इतनी महंगाई कर देते हैं लोग बाग कि शहर में है तो हम महंगा इलाज करेंगे, लोग बाग पैसा देंगे, मगर उन लोगों का क्या जो गाँव में रह रहे हैं वो आ रहे हैं इलाज कराने। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज टू हाई। कोई भी सर्विसेज है उसके एक तो जो कॉस्ट है उसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है। जैसे दे प्रिस्क्राइब एक्सपेंसिव मेडिसिन्स, बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन्स, बहुत ज़्यादा महंगी दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डॉक्टर वो दवाएं लिखता है, वो दवाएं देता है जो बहुत महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी टू गेट क्वालिटी ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल। काफ़ी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उन दवाओं तक को नहीं खरीद सकते, इतनी महंगी होती हैं वो। एंड हैव टू बोरो मनी, और उधार तक लेना पड़ जाता है टू गेट क्वालिटी ट्रीटमेंट फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल। किस लिए, अगर इंसान कोई गरीब इंसान है, वो चाह रहा है कि उसके बच्चे को या उसे ही कोई बीमारी है, ठीक है, उसे पता है कि मैं छोटे मोटे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, मेरा इलाज सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना वहाँ पर डॉक्टर हैं, ना वहाँ पर नर्स है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना दवा है। तो वो क्या करेगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहेगा, बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहेगा। अब बड़े हॉस्पिटल में जाना है, इलाज तो करवाना ही है, उसके लिए क्या करेगा बेचारा, वो पैसे उधार लेगा। बहुत सारी ऐसे परेशानी उसके लिए आएंगी। प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्राइब अननेसेसरी मेडिसिन्स, और जो प्राइवेट मेडिकल के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम, जो पढ़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, फालतू की बिना ज़रूरत की अननेसेसरी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये भी खाइए, वो भी खाइए, इंजेक्शन बता देंगे, सैलाइन बोतल बता देंगे, इवन व्हेन सिंपल मेडिसिन्स आर सफिशिएंट। यहाँ तक कि जहाँ पर आप छोटी मोटी 3-4 दवाओं में काम चला सकते थे, ठीक है, सस्ती दवाओं में काम चला सकते थे, मगर जो वो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, महंगी से महंगी दवा बताएंगे कि ये भी लिए, ये वाले न्यूट्रिएंट वाली गोली लिए, ये कैल्शियम की गोली है, ये खाइए, ये ताकत की गोली है, ये खाइए, सिरप पिए, इससे सर में दर्द नहीं होगा, ये दवा खाइए, इससे चश्मा ना हट जाएगा आपको, ये खाइए। क्या करते हैं वो, बिना फिजूल की दवाएँ पैसा खर्च करवा देते हैं। इतनी महंगी महंगी दवा लिखवाने की क्या ज़रूरत है जब सस्ती दवा में काम हो सकता था। तो ये सारी परेशानियाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में आती हैं, जो कि हर किसी को झेलनी पड़ती है। अच्छा खासा पैसे वाला इंसान भी वहाँ पर जाके गरीब हो जाता है, इतनी महंगाई होती है। ठीक है, अगर एक खाली डॉक्टर को अगर आप दिखाने जा रहे हो तो उसका पर्चा ही 500 रुपये का, 1000 रुपये का बनने लगा है। दवा तो इंसान जब खरीदेगा, अब ये बताओ जब पर्चा ही इतना महंगा है जितने की दवा नहीं है, ठीक है, 300-400 की चलो दवा आ रही है तो 500 रुपये का खाली पर्चा बन रहा है डॉक्टर का। डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए जो एक स्लिप कट रही है वही 500 की है, तो कैसे इंसान दवा खरीदेगा। बहुत से जो गरीब आदमी होंगे वो तो जाएंगे नहीं उनके पास, और ऐसे ही फिर बीमारियों में मर जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी है, रूरल एरियाज़ में अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, अच्छा डॉक्टर है तो वो इतना महंगा है कि वो एफर्ट नहीं कर सकते। ये सारी फैसिलिटीज़ गरीब रूरल एरियाज़ में, यहाँ तक कि अर्बन एरियाज़ में भी नहीं मिल पाती सही से लोगों को। गवर्नमेंट्स रोल इन हेल्थ केयर, अब इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है हेल्थ केयर के अंदर, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीज़ एंड इन ऑल कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अभी क्या कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है उसे एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, अ मोर एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज। किस में, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए कि हर किसी को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो पाए उसके सिटीज़ में, एंड इन ऑल कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और पूरे कंट्री के हर कॉर्नर में। ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर पहुंच रही है, कुछ जगहों पर नहीं पहुंच रही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं इंडिया के अंदर, कुछ जगह ऐसे हैं डॉक्टर ही नहीं हैं।
अगर हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है तो वो कहाँ पर इलाज करेंगे। तो कंट्री के हर कोने कोने में ये सारी फैसिलिटीज़ पहुँचनी चाहिए। कोई इंसान बीमारी की इस वजह से नहीं मरना चाहिए कि उसका इलाज हो था मगर डॉक्टर नहीं थे या हॉस्पिटल नहीं थे। बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर, यहाँ तक कि इतने बच्चे मरते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, बीमारी में रह के मर जाते हैं। मेडिसिन्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ज़रिए दवाएं और दवाओं की फैसिलिटीज़, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, ऐसे ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए गवर्नमेंट के ज़रिए। एफिशिएंट डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेस होनी चाहिए एंड वेरियस प्रोफेशनल मस्ट बी अपॉइंटेड, और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल अपॉइंट करने चाहिए जो कि पढ़े लिखे हों, टैलेंटेड लोग हों, जो काफ़ी जिन्हें नॉलेज हो, ठीक है। ऐसे अरे गरे नहीं बिठा देने चाहिए जो इंसान को ठीक करने के बजाय मौत के घाट उतार दे। डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस मस्ट बी प्रिवेंटेड, और बहुत सारी टाइप की इलनेस जो है उसे प्रिवेंट की जा सकती हैं और करनी भी चाहिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, मेड्स एंड नर्सेज आर टू बी प्रोवाइड फॉर ऑल द पीपल। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, लेबोरेटरीज़ हैं टेस्ट के लिए, या एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं, या ब्लड बैंक है, या मेड हैं, या नर्सेज हैं, ये सभी लोगों के लिए मौजूद हैं, ठीक है। आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पीपल, ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए है ये सभी लोगों के लिए मौजूद होना चाहिए, सभी लोगों के लिए प्रोवाइडेड होना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल दैट गवर्नमेंट शुड टेक द अबव स्टेप सीरियसली बिकॉज अ नेशन प्रोग्रेस ओनली व्हेन इट्स सिटीजन आर हेल एंड हेल्दी। ये कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारे मैंने अभी डिस्कस किए ऊपर, ये सारे स्टेप जो है सीरियसली गवर्नमेंट को लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशन की अगर प्रोग्रेस करनी है, आपके अपने कंट्री को अगर प्रोग्रेस करना है, आपके अपने कंट्री को आपको अगर आगे बढ़ाना है, ठीक है, बेहतर बनाना है, आप चाह रहे हैं हमारे कंट्री में प्रोग्रेस हो, तो जब ही हो पाएगा जब हमारे सिटीज़न जो है हेल और हेल्दी रहें, ठीक है, सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें। अगर हमारे कंट्री के लोग ही, हमारे जो नौजवान लोग हैं वही हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारे कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी। फिर आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइजेस पे। पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, तो इसे हाथ के हाथ करते हैं। फर्स्ट है इसका, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर का जो मेन सोर्स होता है इनकम का, वो कहाँ से आता है? स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट, या सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट, या टैक्सेस दैट गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम पब्लिक, या ऑल ऑफ दिस। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का जो सोर्स होती है इनकम, जैसे कि अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो हैं, वहाँ पर जो इनकम है उन लोगों की, वो जो पैसा है वो कहाँ से आता है? वो सब आता है टैक्सेस दैट गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम पब्लिक, वो टैक्स जो गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करती है वहाँ से, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ सेंटर में वो जो इनकम होती है, जो डॉक्टर को पैसा दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, सामान आता है, वो सब कहाँ से आता है? जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स इकट्ठा करती है, टैक्स लेती है, कलेक्ट करती है, उससे। तो इसका क्या हो गया? पहले का बी। फर्स्ट का क्या हो गया? बी, इस पर आप टिक कर दिए। फिर दूसरे पे आते हैं, विच वन ऑफ दीज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़। कौन सी इसमें ऐसी बीमारी है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है? डिसेंट्री पानी की वजह से होती है, कॉलेरा गंदे पानी की वजह से ये भी होती है, और कैंसर ये नहीं होती, जॉन्डिस हमारी ये भी पानी में बैक्टीरिया गंदगी की वजह से होती है। तो कैंसर एक बीमारी ऐसी है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो ये क्या हो गई? सी पर इस पर टिक कर दिए, कैंसर। फिर तीसरा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम इन्फेक्शन। कितने बच्चे इंडिया के अंदर इन्फेक्शन से मरते हैं? मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन। 2 मिलियन चिल्ड्रन से भी ज़्यादा बच्चे इंडिया के अंदर इन्फेक्शन की वजह से मरते हैं, गंदगी की वजह से मरते हैं, ठीक है। अलग अलग इन्फेक्शन हो जाता है इलाज होने के बावजूद, मतलब इलाज हो सकता है, उसका बीमारी का हल निकल चुका है, मगर वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो बच्चे मर जाते हैं, और हर साल इंडिया के अंदर 2 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे मरते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन इंडिया। पहली कौन सी? पब्लिक, और दूसरी कौन सी है? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पर पूरा आता नहीं पब्लिक हेल्थ सर्विस, तो मैंने खाली पब्लिक लिख दिया है, एंड यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विस। आप लिखना चाहें तो पूरा लिख लिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज या PHS यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये मगर दोनों ही PHS हैं तो मत लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। दूसरा क्या है हमारा? थर्ड, डैश आर एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
कम्युनिटी हेल्थ सर्विस जो होती है वही हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसे इस्टेब्लिश करती है और मेंटेन करती है। कौन इस्टेब्लिश करता है? कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को कौन इस्टेब्लिश करता है? गवर्नमेंट, और मेंटेन भी वही करती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कम्युनिटी, मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, आपको सही से हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। COMMUNITY, कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, यहाँ पर लिखा है मैंने सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं। डैश इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो मैंने बताया था ये किसकी डेफिनेशन? हेल्थ। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फोर्थ है हमारा, इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर हैव देयर डैश क्लिनिक। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर काफ़ी नंबर में अगर देखा जाए तो डॉक्टर के पास अपनी खुद की प्राइवेट क्लिनिक होती है। यहाँ पर क्या हो गया? प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट, और ये क्या है? हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। फिर आते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। ये हमें किस में करनी है? कॉपी में करनी है। तो ये किस में करेंगे हम? कॉपी में। तो यहाँ पर आप लिख लिए चाहे इन कॉपी, ऐसे यहाँ लिख लिए इन कॉपी। ये आपको कॉपी में करनी है दोनों एक्सरसाइज, बाकी तो आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक में करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? व्हाट शुड वी डू टू रिमेन हेल्दी? हेल्थ का मतलब क्या है और हेल्दी रहने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो इसका आंसर मैंने पेज नंबर 152 पर टिक करवाया है। आप पेज नंबर 152 ओपन कर लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 152। तो यहाँ पर है हमारा पेज नंबर 152 का आंसर नंबर सी। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? आंसर नंबर फर्स्ट सी। हेल्थ डज नॉट जस्ट मीन मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इन अदर वर्ड्स, हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। In order to remain healthy, we eat healthy food, do exercise, maintain hygienic and try to keep ourselves clean। यहाँ तक आपका आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दिएगा। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज सी का कहाँ से है? हेल्थ से लेकर आवर सेल्फ क्लीन तक, हेल्थ से लेकर आवर सेल्फ क्लीन तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज सी। ये पूछा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या रोल प्ले करती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, मतलब गवर्नमेंट का किस तरह का वो रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 154 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, 154। यहाँ पर देखिए 154 का आंसर हमने यहाँ लिखा है, मेडिसिन्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एफिशिएंट डॉक्टर, नर्सेज एंड वेरियस प्रोफेशनल्स मस्ट बी अपॉइंटेड, डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस मस्ट बी प्रिवेंटेड, गवर्नमेंट should ensure that health centers, hospital, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, maids and nurses are to be provided for all the common people or for all the people. It is essential that government should take the above steps seriously because a nation progress only when its citizens are hale and healthy. ठीक है, तो मेडिसिन से लेकर पूरा आपको यहाँ तक लिखना होगा हेल एंड हेल्दी। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज सी, ये हमारा क्या है? एक्सरसाइज सी है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम वाटरबॉर्न डिजीज़। कुछ वाटरबॉर्न डिजीज़ के नाम देने हैं। तो बहुत सारी ऐसे वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं जो पीछे थी, यहाँ पर हमने बताई थी आपको। सम ऑफ द वाटरबॉर्न डिजीज़ आर, यहाँ पर डिजीज़ सच एज डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, कॉलेरिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, वैसे आप यहीं पर आप भी खुद ही ऐसे लिख लिए। ठीक है, आंसर लिख लिए। सी एक्सरसाइज का आंसर नंबर 3 हमने लिखा है, वाटरबॉर्न डिजीज़ सच एज, उसके बाद ये डबल डॉट, फिर ऐसे डैश, डायरिया, DIARRHOEA डायरिया, कॉमा, डिसेंट्री, DYSENTERY डिसेंट्री, कॉमा, मलेरिया, कॉमा, कॉलेरा, कॉमा, जॉन्डिस, JOUNDICE जॉन्डिस, कॉमा, प्लो एक्सेट्रा। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3। अगर आपको यहाँ नहीं लिखना है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको टिक करा देता हूँ। आंसर नंबर 3 देखिए, वाटरबॉर्न डिजीज़, यह है वाटरबॉर्न डिजीज़ सच एज डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, प्लो एक्सेट्रा। ये लिख लिए आंसर नंबर 3। ये भी हमारा सेम ही है, हमने वहाँ पर कर दिया था। आंसर नंबर
3 हो गया ये आंसर नंबर 3। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? सी, वाटर बॉर्न डिजीज से लेकर एक्सेट्रा तक। आंसर नंबर कौन सा है ये? एक मिनट, आंसर नंबर कौन सा है ये? आंसर नंबर 3। यहाँ पर आप मेंशन कर लिए आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज सी। ठीक है, आगे लिख दिया है वैसे हमने, मगर आप चाह रहे हैं यहाँ पर टिक करना तो यहाँ पर टिक कर लिए, वाटर बॉर्न डिजीज से लेकर एक्सेट्रा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वाई हेल्थ सर्विसेज आर नॉट गुड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, एक मिनट, अब देखिए, वाई हेल्थ सर्विसेज आर नॉट गुड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वो गुड क्यों नहीं है, अच्छी क्यों नहीं है, उसमें ऐसी क्या कमियां हैं, क्या ख़राबी है जिसकी वजह से हमारी जो रूरल एरियाज़ की हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी नहीं है। पेज नंबर 152 पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं, एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 152। यहाँ देखिए पेज नंबर 152, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज सी, इंडियाज़ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इज़ इन अ क्राइसिस बिकॉज most of the doctor preferred the comfortable, wealthy urban lives. Indian doctors settle in Western countries for greater professional opportunities and better material. Even if some join rural areas, their number is very less. Therefore, a large number of people, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बाद इंडिया से लिख रहे हैं हम यहाँ से, इंडिया से पूरा आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज सी। फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बाद नेक्स्ट पेज नंबर 153 पर टॉप पर देखिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज डाई ड्यू टू द एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज़। यहाँ पर आपका आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज सी का कंप्लीट हो जाएगा, फैसिलिटीज़ तक। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 152 से स्टार्ट हुआ है, इंडियाज़ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर यहाँ तक पूरा लिखने के बाद यहीं से फिर आगे यहाँ पर लिविंग इन द रूरल एरिया से लेकर आपका फैसिलिटीज़ तक, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज सी कंप्लीटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के मेजर फंक्शंस की बात करने हैं, तो ये आंसर काफ़ी बड़ा हो रहा था इसलिए हमने कट कर दिया है। देखिए यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की यहाँ पर पूरा ये फंक्शन ही तो है, तो अब कितना लिखवाते रहेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये आंसर कट कर दिया है। तो आप भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई हेल्थ सर्विसेज आर कॉल्ड पब्लिक। जो हमारी हेल्थ सर्विसेज होती हैं उन्हें हम पब्लिक क्यों कहते हैं? ठीक है, तो पेज नंबर 153 पर इसका आंसर देखिए, पेज नंबर 153 पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फर्स्ट आप कट कर दिए। पेज नंबर 153 यहाँ पर है आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज डी। ठीक है, it includes a chain of health center and hospital run by state government for both rural as well as urban areas. They are called public as they are meant for the welfare of general public. They are called public as they are meant for the welfare of general public. ये वाई वाला रीज़न आ गया, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इसलिए कह रहा है क्योंकि नॉर्मली ये जनरल पब्लिक के लिए ही बनाया गया है, इसलिए हम इसे कहते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस। ठीक है, इसलिए इसका नाम है पब्लिक। तो यहाँ से आंसर नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज डी का, यहाँ से लेकर पब्लिक तक। ठीक है, कहाँ से? इट इंक्लूड से लेकर पूरा आपका पब्लिक तक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज डी। 3 क्या है? थ्रू सम लाइट ऑन द 3 हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो हमारे 3 हेल्थ केयर सिस्टम हैं उस पर कुछ लाइट डालिए, कुछ रोशनी डालिए, उसके बारे में बताइए। तो पेज नंबर 153 पे है आंसर और थोड़ा सा आंसर पेज नंबर 154 पे। तो पहले पेज नंबर 153 ओपन कर लेते हैं, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी। तो ये थोड़ा बड़ा होगा इसका आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी। तो आपको ऐसे लिखना होगा, 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल इंडिया या रूरल एरियाज़। ठीक है, ऐसे करके बुक से ले लिए आप, यहाँ से आंसर ले लिए पहले। द 3 हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल एरियाज़ आर, क्या लिखेंगे आप पहले आंसर में? द 3 हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल एरियाज़ आर के बाद ऐसे आंसर में। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा पेज नंबर 153, आर के बाद लिखिएगा सब सेंटर, फिर सब सेंटर को पूरा लिखना पड़ेगा, यही वाला थोड़ा बड़ा है। ठीक है, सब सेंटर पूरा इसे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ तक डेफिनेशन। ठीक है, पहले हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट, उसके बाद लिखेंगे सब सेंटर, उसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ तक हॉस्पिटल तक। फिर पेज नंबर 154 पे आइए। ठीक है, ये लिखने के बाद ये हमारा क्या है? आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का। यहाँ पर ये लिखने के बाद पेज नंबर 154 पे आ जाइए, यहाँ पर टॉप पर। फिर दूसरा है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करेंगे। फिर आएगा हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर आपका आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं,
एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। तो पेज नंबर 154 पे है, यहीं पर पीछे इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आर नॉट एबल टू मैच क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ से द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आर नॉट able to match quality standard. Various problem of public health care services are discussed here. पहली क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर, दूसरी क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, तीसरी क्या है, टू मच रश, चौथी क्या है, अंडर स्टाफ, अंडर फंड एंड इनएफिशिएंट, पांचवा अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, छठा इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर टूअर्ड पेशेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक आपका आंसर नंबर 4 हो गया एक्सरसाइज डी का। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज डी का कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ से, पूरा यहाँ से द पब्लिक से लेकर। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, फिर चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप एक बार एक्सरसाइज देख लिए, टिक द करेक्ट देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए। ये है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस आपको अगर यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, जगह कम थी, तो यहाँ से देख लिए कम्युनिटी हेल्थ सर्विस की स्पेलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको सिलेबस रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से सिलेबस पे आइए, इसकी यहाँ पर ओपन करिए। हमने आपको बताया हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, जिसमें से हम एक चैप्टर कर चुके हैं, 2 चैप्टर इसमें हमारे बाकी हैं। फिर आया हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15, जिसमें से हमने एक चैप्टर कर रखा है अवर चेंजिंग अर्थ, चैप्टर नंबर 13, इसमें 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं। फिर हाफ ईयरली का हमारा सिविक्स की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा एक चैप्टर सिविक्स में रह गया है, गवर्नमेंट इन द स्टेट। कितने चैप्टर हैं हमारे टोटल, मतलब जो आपके सिलेबस में मैंने PFS का सिलेबस लगाया था वो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें 23, 24 पढ़ना है, इसमें 13, 14, 15 पढ़ना है, इसमें आपको 3, 4, 5 पढ़ना है, जिसमें 3 हो चुका है, 4, 5 रह गया है, इसमें 13 हो चुका है, 14, 15 रह गया है, इसमें 23 हो चुका है, 24 रह गया है। ठीक है, PFS का सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैंने ये कट भी करा दिए, आप भी ऐसे ही कट कर लिएगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम।